हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है वीडियो गुरु के साथ। मैं आपकी इंग्लिश गुरु आज फिर से एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो हमने लास्ट डे फिनिश किया था वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो सेशन होगा उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश विद सेंटेंसेस। इसके बाद से आप लोगों के जितनी भी रूल रिलेटेड क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब जहाँ तक आज सेंटेंस का सवाल है तो इंग्लिश में ये क्या है, हम कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें, कोई भी सेंटेंस कहीं पे देख लें, वो बिना एक सेंटेंस के तो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो बेसिकली सेंटेंस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कल हमने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को डिवाइड करके उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की सेशन में हम समझेंगे कि सेंटेंसेस कितने फॉर्म्स के होते हैं और फिर हम समझेंगे कि हमारे सेंटेंसेस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट वाले पे। जहाँ तक आपकी फर्स्ट स्लाइड का सवाल है, it is about your types of sentences that we actually go across. Now the first of your type is assertive sentences. assert करना, इसका मतलब क्या होता है, हम किसी को कोई एक piece of information provide कर रहे हैं। जहाँ पे भी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड किया जाए या फिर हम किसी के बारे में, चाहे अपने बारे में चाहे किसी और के बारे में, हम अगर किसी जगह के बारे में भी किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंसेस आपके सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है और किसी थिंग के बारे में भी। जैसे जब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना हो या आपको अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो जो स्टेटमेंट आप बोलते हो दैट एक्चुअली इज नथिंग बट एन असर्टिव सेंटेंस। लाइक माय नेम इज पूर्वा, आप अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो या अपने बारे में किसी और को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। उसी तरीके से कोलकाता कैसा है, कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पे हम कोलकाता सिटी के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए बता रहे हैं कि वो सिटी काफ़ी खूबसूरत है। तो बेसिकली हमारे सेंटेंस में जब भी किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए, चाहे याद रखिएगा वो जानकारी किसी पर्सन या किसी थिंग दोनों के बारे में हो सकती है, इन दैट केस द सेंटेंस इज सेड टू बी एन असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवाल कैसा भी, किसी से भी अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए या कहीं पे भी आपको इंटेरोगेशन मार्क दिख जाए या फिर वो फॉर्म WH वर्ड ले ले, जैसे कि हु, व्हाट, whom, ऐसे सेंटेंसेस जनरली इंटेरोगेटिव के फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे होते हो, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो। याद रखिएगा, इन दीज सेंटेंसेस वी एक्चुअली सीक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। असर्टिव में हम इन्फॉर्म कर रहे थे किसी चीज़ के बारे में, इंटेरोगेटिव में हम उसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। जैसे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप जिंदा रहने के लिए या आप अपने आप को सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं। डू यू ओन अ हाउस एक सवाल है जिसका आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं। सो बेसिकली कोई भी सेंटेंस अगर हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो इंटेरोगेशन के फॉर्म में हो जाए। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा अपने साथ एक क्वेश्चन मार्क को फॉलो करते हैं। मूविंग further, we have imperative sentences. Now to start with imperative sentences, you need to understand one thing. इस सेंटेंस में जरूरी नहीं है, जैसे देखो हम असर्टिव जब बोल रहे थे तो हमने सिंपली एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने इन्फॉर्मेशन किसी को दे दिया, इंटेरोगेटिव में हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं। मतलब इन सेंटेंसेस में आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, आप कुछ भी दे सकते हो। ये सारी जब कैटेगराइज हो जाएंगे तो वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस के बीच आएंगे। जैसे टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। अब देखिए, किसी को भी बोलने का 2 से 3 तरीका हो सकता है। मान लीजिए हमने आपसे बोला क्लोज द डोर। अब ये सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो हमें ये तो सुन के समझ में आ रहा है ना कि हम उस बंदे से बहुत ज़्यादा जेनरस तो हो नहीं रहे। तो जब हम क्लोज द डोर बोल रहे हैं तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ, एक सेंटेंस में एक ऑर्डर का टोन आ रहा है। अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से कह दें, अगर हमने कह दिया प्लीज क्लोज द डोर, तो हम सेंटेंस को करके ही समझ में आ रहा है दैट यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ वेरी पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम बोल दें लेट द डोर बी शट, हम किसी को ऐसे ही बोल दिए कि जाइए जाके डोर शट करके चले आइए। देखिए, जब भी हमारे पास सेंटेंसेस में टोन्स में चेंज आ जाए
याद रखिएगा, टोन में चेंज आ जाए, अब वो आपका ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, किसी को एडवाइस दे सकते हो, या फिर आपके सेंटेंस में वो कमांड का फॉर्म ले ले, ये सारे सेंटेंसेस हमारे बन जाते हैं इंपेरेटिव फॉर्म में। जैसे अगर हम आपसे बोले गिव मी योर बुक, ऑलवेज रिमेंबर इंपेरेटिव सेंटेंसेस टोन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे गिव मी योर बुक में हमें कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा कि हम जिनसे किताब मांग रहे हैं हमने उनसे कहीं पे रिक्वेस्ट की हो, क्लियर हमने कह दिया हमें किताब ला के दे दो, तो एक तरह से जो हमारा टोन निकल के आ रहा है सेंटेंस में वो ऑर्डर का है, तो ऑर्डर आपके सेंटेंस में इंपेरेटिव बनता है। उसी तरीके से अगर हम बोले प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब प्लीज आपके सेंटेंस को क्लियरली दिखा रहा है कि आप रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हो और उसमें बहुत पोलाइटनेस है, तो बेसिकली रिक्वेस्ट इंपेरेटिव हो सकते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, याद रखिएगा एडवाइसेस के भी लेकिन खैर अलग अलग फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा एडवाइस जब हम किसी को देते हैं या हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हर एक पर्सन के एडवाइस देने का तरीका अलग होता है, राइट। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम बोले कि हमारा फ्रेंड हमें अगर हमारी किसी गलती पे किस टोन में डांटेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी मदर भी आपको उसी टोन में डांटे, उनके डांटने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उसी तरीके से अगर हम बोले आपका बॉस आपको डांट रहा है तो उनके डांटने का तरीका अलग होगा, है ना। सो बेसिकली एडवाइस के भी फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के एंगर में भी उनका कहीं ना कहीं कोई एडवाइस छुपा होता है। सो बेसिकली इनके फॉर्म में भी अगर कोई चेंज आएगा तो वो भी हम कैटेगराइज करेंगे इंपेरेटिव के फॉर्म में। क्लियर? Moving on to your next statement. Next form of your sentence is exclamatory. देखो, एक तो होता है अच्छा और एक होता है वाह बहुत अच्छा। यहां दोनों में हमारे चेंजेस कहां आ रहे हैं? हमारे एक्सप्रेशन में। कहीं पे भी अगर किसी भी सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन या किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को हम झटके से इमोट कर दें तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। याद रखिएगा, इसको करने का सबसे आसान तरीका देखो, ऐसे याद रख लेना। मान लीजिए तुम्हें कोई कार पसंद है और तुमने बोला कि वो जो कार जा रही है वो बहुत प्यारी सी है, वाह यार क्या कार चली गई सामने से। अब बेसिकली जब आप सेंटेंस में वो वाह बोल रहे हो तो वो उस सेंटेंस में उस कार को ज्यादा एलाबोरेट कर रहा है, उसकी क्वालिटी को ज्यादा एसेंचुएट कर रहा है। दरवाजा खोला, ठंड लग रही है, भाई आज मौसम बहुत ठंड है। आपने दरवाजा खोला और स्नो पड़ने लगी और आपने कहा भाई आज बहुत ठंड है। अब देखो, दोनों ही सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन जब आ जाता है हमारे पास तो इसका मतलब वो एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग हो जाती है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, What a shot! Bravo! You did it well. So basically sentences में जब हमारे feelings को हम थोड़ा और elaborate कर देते हैं हम उन्हें exclamatory करते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, जनरली हम लोग exclamatory sentences में किसी भी sentence में उस subject को बढ़ाने के लिए हम adverbs को भी use करते हैं। खैर हम आपको बाकी में बाद में भी elaborate करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले she is beautiful, लेकिन अगर हमें exclaim करना होगा oh she is very beautiful। मान लीजिए अगर हम ये सेम सेंटेंस ऐसे बोलते, ओह शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अब जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो तब आपने देखो यहाँ पे एक एडजेक्टिव तो ब्यूटिफुल के फॉर्म में यूज कर लिया है, लेकिन उसको समझाने के लिए हम वेरी वर्ड को भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब आपके सेंटेंस में जनरली एडवर्ब्स को बताने के लिए हम लोग एडवर्ब मतलब जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एडवर्ब्स को भी यूज कर सकते हैं। Another type of your sentence is optative. ये जनरली बड़ा कम सुनने में आता है। याद रखिएगा हम लोग जनरली जो फॉर्म्स यूज करते हैं सेंटेंसेस में वो ऐसे ही होते हैं, ये 4 फॉर्म्स में फिनिश हो जाते हैं। अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन सेंटेंसेस में हमारे पास किसी को देने के लिए प्रेयर हो सकता है, विश हो सकता है, कर्स भी हो सकता है। सो बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर नथिंग बट स्टेटमेंट्स दैट कैन गिव यू विशेस, कर्स और इवन प्रे फॉर यू। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप किसी को सबसे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में विश करने चले गए, सो गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो विशेस हो गए, कर्स हो गए, गॉड मे गॉड सेव द किंग या मे द किंग लिव लॉन्ग। ऐसे सेंटेंसेस जब आपके सेंटेंस में आ जाए जहां पे आपको कहीं पे भी प्रेयर या विश का फॉर्म दिख जाए, मे यू डू वेल इन एग्जाम्स, ऐसे सेंटेंसेस हम हमेशा ऑप्टेटिव की कैटेगराइज में कर देते हैं। सो बेसिकली यहां तक तो हमने समझा कि हमारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको आपके लास्ट स्लाइड से थोड़ा सा छोटा सा एक रिविजन कराएंगे। जैसे हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस दैट यू हैव बीन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू।
जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हो वो किसके बारे में है? देखो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसीलिए सेम एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझने में और एक रिवाइज करने में ज्यादा आसानी हो जाए। देखो, राहुल प्लेज क्रिकेट डेली, माई मदर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, स्नेहा एंड शिप्रा आर गुड फ्रेंड्स। पढ़ लिया सबने? देख लीजिए हमने कैसे पढ़ा। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा जहां राहुल आपको दिख रहा है, माय मदर दिख रही है और स्नेहा एंड शिप्रा दिख रहा है, राइट। चलिए मान लिया हम आगे के किसी भी फॉर्म के बारे में आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, हमने अभी सेंटेंस को यहीं तक बोला, ठीक है। अब देखा जाए इन सेंटेंसेस में हमने क्या आइडेंटिफाई किया या हमने आपको ये सेंटेंस क्यों तोड़कर समझाया। देखो, जब आप इस सेंटेंस की बात कर रहे होते हो तो आप नोटिस करना कि हर एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से समझाया है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। याद रखिएगा, एवरी सेंटेंस हैज गॉट टू फॉलोइंग पार्ट्स, राइट। पहला, एक ऐसा पार्ट जहां पे आप उस पर्सन या फिर उस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो या फिर आप उसके बारे में किसी को कोई बात समझा रहे हो। ये दो चीजें हो सकती है, द पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट और से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। अब देखिए, जब हम नोट करें अगर इसको तो याद रखिएगा आपको ऐसे समझना है कि हमेशा जो आपका फर्स्ट पार्ट आपके सेंटेंस का होता है वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था हु के साथ। और जो सेकंड पार्ट आपके सेंटेंस का होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये दोनों पार्ट्स मिलके आपके पास एक सेंटेंस बनते हैं। हमने टाइप्स पढ़ लिया ना, तो अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। एक सेंटेंस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बनता है जहां पे आपके पास एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्लियर? एक बार फिर से चलिए हम लोग एक प्रीवियस वाली स्लाइड को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम प्रीवियस वाली स्लाइड पे वापस आ गए। हमने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस सेंटेंस को सेंटेंस बोल रहे हैं तो राहुल इस सेंटेंस में हमारे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। और प्लेज क्रिकेट डेली हमारे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? प्रेडिकेट। In the same way, my mother goes for the walk in the morning. So basically my mother here becomes my subject and the next part of the sentence becomes your predicate. उसी तरीके से स्नेहा एंड शिप्रा, अब देखो जरूरी नहीं, हमने ये पहले भी बोला था ना कि जरूरी नहीं आपके सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, एक स्नेहा और एक शिप्रा, राइट। और हम उन दोनों के बारे में बता रहे हैं दैट दे आर गुड फ्रेंड्स। सो बेसिकली हियर दे बिकम योर सब्जेक्ट and this part of your sentence becomes your predicate. Is that clear? अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस में हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन होता है और हमारा प्रेडिकेट कौन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक छोटा सा रिवीजन दिया है उसी ब्रीफ एग्जाम्पल का। हियर योर राहुल, मदर, स्नेहा एंड शिप्रा, दे आर ऑल एक्टिंग और नेमिंग वर्ड्स। हमने पहले भी आपको बताया था कि सेंटेंस जनरली नेमिंग वर्ड्स होते हैं और नेमिंग वर्ड्स को हमने कैटेगराइज किया था आपके नाउन्स में एंड प्रोनाउंस में। मतलब ये दोनों आपके नेमिंग वर्ड्स बन सकते हैं एज योर सब्जेक्ट, राइट। नाउ हियर दे आर एक्टिंग एज योर सब्जेक्ट। इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस राहुल सब्जेक्ट है हु इज प्लेइंग, क्योंकि हमने आपको बताया था यू आर टेलिंग अबाउट द एक्शंस, राइट। वी आर टेलिंग अबाउट द एक्शंस ऑफ हुम? राहुल। हम राहुल के एक्शन की बात कर रहे हैं। माई मदर, हु गोज फॉर अ वॉक? योर मदर गोज फॉर अ वॉक। सो बेसिकली आपके सेंटेंस में ये दोनों सब्जेक्ट्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस बिफोर, सो जस्ट अ गो थ्रू। याद रखिएगा, जब हम स्नेहा और शिप्रा वाले सेंटेंस में बात कर रहे थे तो वहां हम उनके एक्शन की बात तो कर नहीं रहे थे। हमने उनसे कहा कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली उनका स्टेट बता रहा है। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर में मेरा एक्शन तो दिख नहीं रहा, हम अभी आपको पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेट हमें पता चल रहा है कि हम किस स्टेट में है, आई एम अ टीचर। उसी तरीके से स्नेहा और शिप्रा किस स्टेट में है? दे आर गुड फ्रेंड्स। अब याद रखिएगा, द क्वेश्चन वर्ड फॉर अ पर्सन इज ऑलवेज हु एंड द क्वेश्चन वर्ड फॉर अ थिंग इज ऑलवेज व्हाट। खैर व्हाट को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आइडेंटिफाई किया जाता है। खैर ये हम आपको अभी आगे चल के सेंटेंसेस में समझाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव प्रेडिकेट्स। अच्छा एक बात बताओ, हमने सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सिखा दिया ना। जब हमने आपसे बोला राहुल, हम आपसे कह रहे हैं राहुल प्लेज क्रिकेट, राइट। सेंटेंस तो लिख दिया।
अब हमने आपको बता दिया कि राहुल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो फिर प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट हो गया? सेंटेंस का दूसरा हिस्सा। अब देखो आपका जो मेन वर्ड प्रेडिकेट बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? माय मदर गोज में गोज था, आपका राहुल प्लेज में प्लेज था, स्नेहा एंड शिप्रा आर गुड फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे तो सेंटेंस में स्ट्रेस डाल रहे हो ना कि वो दोनों कौन से स्टेट में है, तो बेसिकली आपका प्रेडिकेट यहाँ पे क्या बन रहा है? आर। क्लियर? इस तरह से आप सेंटेंसेस में अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रेडिकेट्स को क्लियरली बता सकते हो कि वो आपके सेंटेंस का मेन प्रेडिकेट कैसे बन रहा है। समझ आया? नेक्स्ट वी हैव क्लॉज। अब देखो एक सेंटेंस बना दिया, अब क्या जरूरी है सेंटेंस में हमेशा आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक हमेशा एक प्रेडिकेट होगा या एक वर्ब भी होगा तो ही सेंटेंस कंप्लीट होगा? ऐसा कभी नहीं होता। याद रखिएगा सेंटेंसेस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, वो क्लॉज फॉर्म में भी हो सकते हैं और फ्रेज फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर हम एक ब्रीफिंग आपको अभी तक दे तो आपको क्या क्या समझ में आ चुका है? देखो हमने फर्स्ट डे आपको सेंटेंसेस में क्या क्या पढ़ाया था। हमने आपको बोला था कि हम एक सेंटेंस में क्या क्या आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग। इसका मतलब हमने आपको लास्ट डे आइडेंटिफाई करना सिखाया था सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमने आपको सिखाया कि सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट I also told you how to understand what is the subject in your sentence and what is a predicate in your sentence. अब तक तो देखो हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस के बारे में ऑलमोस्ट हर एक पार्ट पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब जहां तक आपके नेक्स्ट पार्ट का सवाल है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंसेस में क्या जरूरी है हमेशा हमारे पास कोई सब्जेक्ट और वर्ब हो? जरूरी ऐसा नहीं है। अब हमारे दो फॉर्म्स पे जिसको हम कहते हैं क्लॉज या फिर फ्रेज। देखिए क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब एक क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट भी होगा और आपके पास एक वर्ब भी होगा। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट पे स्ट्रेस दिया जा रहा है और वर्ब पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। आपके पास देखो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग इन सेंटेंसेस को थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। पहले वाले में लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। सब्जेक्ट तो आप सबको खोजना आ गया। इज अ गुड बॉय बट जॉन इज अ बैड बॉय। हमने सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियरली दिख रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है और दूसरे वाले सेंटेंस के दूसरे हिस्से में जॉन हमारा सब्जेक्ट है ना? तो क्या ये क्लॉज है? एक बार देखते हैं। क्लॉज को होने के लिए सेंटेंस में क्या क्या होना जरूरी है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी होना जरूरी है। सेंटेंस को अगर तोड़ा जाए तो देखो राम के साथ आपको इज मिल रहा है, राइट? जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को भी क्लियर कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, राइट? जॉन इज, वहीं दूसरे सब्जेक्ट को भी, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट भी देखो हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी यहाँ पे जो लिया गया है वो क्या है? सिंगुलर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट अपने साथ साथ एक वर्ब को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेटली मेरा क्लॉज है, राइट? उसी तरीके से अगर हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा रीता एट एन एप्पल। अब इस सेंटेंस को हमने देखो 2 सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया है, हमने यहाँ पे सेंटेंस को तोड़ दिया है दूसरे हिस्से में और हम उसके एक्शन को ही बताते हुए बता रहे हैं दैट रीता एट एन एप्पल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड वॉचिंग द न्यूज। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रीता के कंप्लीट सेंटेंस में उसके एक्शन को कंप्लीट कर दिया। हमने बोला शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खा लिया। आफ्टर, कब? जब उसका न्यूज देखना खत्म हो चुका था, है ना? अब देखो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के अगर इस पार्ट को हम डिवाइड कर दे 2 पार्ट्स में तो हमारे पास क्या बच रहा है? रीता हमारे सेंटेंस में हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो खा रही है। अब अगर हम एट की बात करें तो एट तो हमारे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब सेंटेंस का एक हिस्सा तो सब्जेक्ट और वर्ब को लेके चल रहा है। चलो एक बार आगे भी पढ़ के देखते हैं। रीता को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक प्रोनाउन दे दिया। अब देखो बार बार एक नाउन देकर है तो एक सेंटेंस को बनाना जरूरी नहीं होता। हमने प्रोनाउन से मतलब शी देकर हमने रीता को सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हम बोल रहे हैं शी हैड फिनिश्ड वॉचिंग द न्यूज। अब देखो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है और फिनिश आपके सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? एक वर्ब का। यस और नो? तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में भी हमारे पास उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा क्या बन जाएगा? एक क्लॉज। एग्जैक्टली सो फार। देखो
हमने अभी तक आपको हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सारे लोग कि जब हम सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो सेंटेंस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। अगर हम बात करें कि अगर हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो वो सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं हर सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी मिले। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस में वो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा वो एक क्लॉज। इज दैट क्लियर? यहां तक तो हमने सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं हमारा लास्ट स्लाइड क्या बताता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अ फ्रेज। नाउ व्हाट इज अ फ्रेज? देखो क्लॉज में हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेज के साथ ऐसा सीन नहीं है। देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड्स टुगेदर, ये एक साथ ही होंगे, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही होगा, एज अ सिंगल यूनिट। एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है वो, बट दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। मतलब जरूरी नहीं वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों टुगेदर हो सकता है वहां से वर्ब हो सकता है वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट हो। जैसे कि अगर हम सेंटेंस को बोलें तो आप इस वाले फॉर्म को देखो, इन द स्काई, ये कंप्लीट, ये देखो ये सेंस दे रहा है, कोई चीज स्टार्स कहाँ पे है, इन द स्काई, है ना। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसके सेंस में देखो कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं हो रही, लेकिन क्या हम हु का आंसर दे पा रहे हैं, हाँ या ना? नहीं ना। तो इसका मतलब हमारे सेंटेंस में डेफिनेट सा बात है कि हमारे पास यहाँ कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। अब इन द वॉट का आंसर देते हुए हम स्काई का बता रहे हैं या प्लेस का आंसर दे रहे हैं तो वेयर का आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे सेंटेंस में देखो हु का आंसर नहीं आ रहा। यहां पे आपके सेंटेंस में ये बन जाएगा एक फ्रेज। देखो फ्रेज मीनिंग जरूर देगा आपके सेंटेंस में, वो मीनिंगलेस नहीं होते, बट उनमें सब्जेक्ट या वर्ब टुगेदर नहीं होते। जैसे ऑन द टेबल, योर बुक्स, माई मदर टुक मी टू सी द फिल्म। सेंटेंसेस में याद रखिएगा यहाँ पे आपको मदर तो दिख रही है, लेकिन वहां पे आपको कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जहां पे आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ हम रिलेट करके दिखा पाए। अब याद रखिएगा, हमको ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, सीधा सीधा एक क्लॉज। और अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होंगे तो हम उनको बोलेंगे फ्रेज। अगर आप लोगों को यहां तक का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो हमको याद रखिएगा हमने दो पार्ट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो क्या क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा हमने स्टार्ट किया है आप लोगों का सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग बाय हाउ टू आइडेंटिफाइंग सेंटेंसेस एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। यहां तक क्लियर होने से अब हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड के साथ मिलेंगे आपको, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे आपका एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, जिससे एरर्स को रिलेट करना हो जाएगा और भी आसान। थैंक यू।